गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हम पढ़ते हैं जनरल साइंस के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में। और विज्ञान की बात जहां भी आ जाती है तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है, परमाणु। यानी परमाणु के बारे में अध्ययन करना विज्ञान का सबसे मूलभूत चीज ही क्या है, मूलभूत इकाई ही क्या है किसी भी चीज की। हम जो भी है, हम, मैं हूं, आप हो, कोई भी वस्तु है, कोई कोई भी चीज है इस दुनिया में, अगर वो उपस्थित है जिसको हम देख भी पा रहे हैं, अगर नहीं भी देख पा रहे हैं, तो वो किससे बनी होती है? परमाणु से बनी होती है। तो सबसे पहले अपने आज अध्ययन करते हैं परमाणु के बारे में। क्या होता है परमाणु, किसने इसकी खोज की थी, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये परमाणु। परमाणु शब्द जैसे ही हम सुनते हैं कि परमाणु की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक नाम आता है, अरे डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, जिनका जन्म 1766 में हुआ था और वो मैनचेस्टर के एक कॉलेज में पढ़ाते थे। तो डाल्टन की बात आती है कि सर परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। तो वो बातें बाद की है। उससे पहले भी कुछ फिलोसफर आए थे और उन्होंने परमाणु के बारे में बता दिया था कि परमाणु बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले मैं परमाणु की परिभाषा की बता दूं, या परमाणु बता दूं कि है क्या परमाणु। तो पदार्थ की वह इकाई जिसको हम और विभाजित नहीं कर सके, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह सूक्ष्म कण जिसको और विभाजित ना किया जा सके, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अविभाज्य सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये बात फिलोसफर ने बता दी थी। फिलोसफर कौन थे? अरे हमारे इंडिया के ही थे, हमारे भारत देश के एक महान फिलोसफर हुआ करते थे, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बताया था कि परमाणु क्या होता है। उन्होंने ये बताया था कि वह सूक्ष्म कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सके, और विभाजित नहीं किया जा सके, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। अरे सर मतलब क्या हुआ इसका, क्या समझे? मतलब सूक्ष्म कण क्या, कैसे? अरे देखिए, मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं तोड़ता जाऊंगा, तोड़ दिया टुकड़ों में, और टुकड़े, और छोटा टुकड़ा, और छोटा टुकड़ा। लास्ट में एक ऐसा कण बचेगा, एक ऐसा सूक्ष्म कण बचेगा जिसको अब हम क्या कर सकते हैं? और नहीं तोड़ सकते, और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। वो कण क्या कहलाता है? वो कण अपना परमाणु कहलाता है। यानी वह सूक्ष्म कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सके, और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सके, यानी छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। सबसे पहले ये बात महर्षि कणाद, एक फिलोसफर हुआ करते थे, एक दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने बताई। उसके बाद में इसकी समर्थन में भारत के ही एक और कात्याम, कात्याम कात्याम नाम के दार्शनिक आए और उन्होंने भी क्या किया? इस बात का क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। उन्होंने भी इस बात का समर्थन कर दिया कि जो महर्षि कणाद जी बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, कि पदार्थ की जो सूक्ष्म इकाई है, या छोटे से छोटा जो टुकड़ा है जिसको तोड़ा नहीं जा सके, वो क्या है? परमाणु है। ठीक है, यहां तक ये बात सही थी। अब उसके बाद में ग्रीक साइंटिस्ट आए। कौन कौन? एक तो डेमोक्रिट्स, और एक थे ल्यूसिपस, ल्यूसिपिस या ल्यूसिपस। ये दोनों क्या थे? ग्रीक साइंटिस्ट थे। ये दोनों क्या थे? ग्रीक साइंटिस्ट थे। और उन्होंने भी इसी बात को क्या कर दिया? पुष्टि कर दिया। ये ग्रीक साइंटिस्ट नहीं, सॉरी, फिलोसफर। ये क्या थे? ग्रीक दार्शनिक थे। ये क्या थे? ग्रीक दार्शनिक थे। और इन्होंने भी क्या किया? इसी बात का समर्थन किया। ठीक है, लेकिन विज्ञान उस समय बढ़ती जा रही थी। 18वीं सदी के लग समथिंग की बात है, 18वीं सदी की बात है। तो ये फिलोसफरों ने ये बात बोल दी थी, लेकिन फिलोसफी पे भरोसा जताना, साइंस के अंदर थोड़ा
कम माना जाता है। तो अब साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, फिलोसफी आपकी बोलती है, आप फिलोसफर हो, आपने बात बोली है, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन इसका कोई प्रायोगिक तथ्य। तो 18वीं सदी के समथिंग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए और परमाणु के बारे में। तो सबसे पहले अपने आए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जी आए, जिनका जन्म जॉन डाल्टन जिनका जन्म 1766 में कहा हुआ? इंग्लैंड में हुआ। जॉन डाल्टन थे जिनका जन्म 1766 में इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने क्या बताया कि यह बात बिल्कुल सही है, वह सूक्ष्म कण जिसको हम और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, वो अपना क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और जो जॉन डाल्टन जी थे वो मैनचेस्टर के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। मैनचेस्टर में कॉलेज प्रोफेसर थे। सबसे पहले इन्होंने स्कूली शिक्षा शुरू की थी और स्कूली शिक्षा के बाद में ये प्रिंसिपल बने और फिर मैनचेस्टर चले गए और मैनचेस्टर में कॉलेज लेक्चरर के रूप में इन्होंने क्या किया? वहां पे सेवाएं दी थी। अब बात करें अपने कि सर आपने को पता चल गया कि परमाणु की खोज का श्रेय अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि परमाणु की खोज किसने की, तो परमाणु की खोज के बारे में जो दार्शनिक है उन्होंने बता दिया था। लेकिन प्रायोगिक रूप से अगर बात करें, साइंटिफिक रूप से बात करें, तो जो परमाणु की खोज थी वो किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु की खोज की अगर बात करें और क्वेश्चन आ जाए, अगर वहां पे जॉन डाल्टन लिखा हो तो ये लिखेंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप हो सकता है कंपटीशन पेपर में कि जो कौन कौन से फिलोसफर थे जिन्होंने परमाणु की खोज के बारे में तथ्य बताए थे, तो अपने लिख सकते हैं कि महर्षि कणाद, कात्यायन, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ये दोनों भारतीय थे और ये दोनों ग्रीक फिलोसफर थे। इन्होंने क्या किया था? परमाणु के बारे में बताया था। ठीक है, यहां तक अपनी बात आ गई। परमाणु की परिभाषा होगी कि वह सूक्ष्म कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सके परमाणु कहलाता है। अब बात करें सर परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है और इस परमाणु के आकार को हम नैनोमीटर में मापते हैं। नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु का जो आकार है वह सूक्ष्म होता है, इसको नैनोमीटर में मापा जाता है। अरे सर सूक्ष्म कितना सूक्ष्म? जैसे कि मैं बात करूं हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻10 मीटर होती है। इतना सूक्ष्म होता है परमाणु का आकार। ठीक है सर, नैनोमीटर में, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻9 मीटर। अगर इसको मैं किस प्रकार लिखूंगा तो इसको बोलूंगा 1 नैनोमीटर। यानी 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻9 मीटर। और अगर 1 माइक्रोमीटर की बात करें, अपने 1 माइक्रोमीटर की बात करें, तो तो 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है? 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब यहां पे मिलीमीटर की बात करें, 1 mm की, अगर 1 mm की बात करें मिलीमीटर, तो वहां पे क्या होता है? 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर की अगर अपने बात करें तो, ठीक है, सॉरी 100, हाँ, क्या होता है कि 1 मीटर बराबर 100 मिलीमीटर, कुछ इस प्रकार से होता है अपने। ठीक है सर, अब आप तो ये बताइए कि सर परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान, बात करते हैं परमाणु के द्रव्यमान की। तो परमाणु के द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु का द्रव्यमान होगा 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये होगा परमाणु का द्रव्यमान। सबसे पहले बात परमाणु की परिभाषा की कर ले। परमाणु की परिभाषा के बाद में ग्रीक दार्शनिक आए थे, उन्होंने भी उसके बारे में बताया। सबसे पहले इंडिया के जो दार्शनिक थे महर्षि कणाद और कात्यायन जी, इन्होंने भी इसके बारे में बताया। फिर आगे सर परमाणु की खोज किसने की? तो जॉन डाल्टन जी ने की। उसके बाद में सर जॉन डाल्टन कौन थे? जॉन डाल्टन एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1766 में हुआ था और मैनचेस्टर के कॉलेज में ये प्रोफेसर थे। सबसे पहले इन्होंने स्कूली शिक्षा शुरू की थी, फिर उसी स्कूल में ये प्रिंसिपल भी बने थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो परमाणु के आकार की, तो परमाणु का आकार नैनोमीटर में मापा जाता है, काफी सूक्ष्म होता है परमाणु का। अरे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता।
नहीं देख सकते। कि परमाणु का आकार है वो बहुत सूक्ष्म होता है, इसको नगर आंखों से नहीं देख सकता। इसके लिए एग्जाम्पल लिया है मैंने। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के आकार की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन परमाणु के आकार की त्रिज्या, हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। -10 मीटर होती है, यानी इतना सूक्ष्म होता है। परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु का द्रव्यमान 1.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। अब इसके अलावा बात और करूं मैं कि सर फिर परमाणु के द्रव्यमान की कोई परिभाषा? परमाणु के द्रव्यमान मात्रा की एक परिभाषा भी होती है। वो परिभाषा क्या है कि परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान मात्रक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें परमाणु के द्रव्यमान मात्रक की, तो परमाणु का द्रव्यमान मात्रक कार्बन 12, हाँ यहां पे भी कार्बन 12, कौन सा? कार्बन के समस्थानिक होते हैं, अलग अलग समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसका द्रव्यमान? परमाणु का। अगर वैसे परमाणु का द्रव्यमान पूछ लिया जाए तो 1.6, एक परमाणु का द्रव्यमान, अगर एक परमाणु का द्रव्यमान पूछ लिया जाए तो लगभग कितना होगा? 1.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। अब अपने बात करें कि सर फिर परमाणु के बारे में और कुछ, तो परमाणु के बारे में लगभग सी बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब परमाणु की संरचना है, कौन कौन से मॉडल है वो पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं कि परमाणु जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते। अपने मूल रूप में परमाणु स्थायी नहीं होते। मूल रूप में परमाणु स्थायी नहीं होते। मूल रूप की अगर मैं बात करूं, स्थायी नहीं होते। तो सर अरे परमाणु मूल रूप में स्थायी नहीं होते, तो अरे परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं। परमाणु मिलकर के क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं। परमाणु मिलेंगे और मिलकर के क्या बना लेंगे? अणु। और अणु भी दो प्रकार से बनेंगे। कैसे? एक तत्व बनेगा और दूसरा यौगिक बनेगा। एक तत्व बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। परमाणु मिलकर के क्या बना लेंगे? अणु बना लेंगे। सर कैसे बनाएंगे, किस प्रकार होगा, ये देखते हैं अपने कि परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? अणु। अब अणु की बात करूं कि अणु होते क्या है, तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। कैसे? अरे दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के, पहले परिभाषा लिख देते हैं इसकी। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। सर अणु बनाते हैं तो आप अणु दो प्रकार से, अरे ये दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक तो तत्व बनते हैं, एक तो क्या बनते हैं? तत्व, और दूसरा बनते हैं यौगिक। अरे सर ये कैसे होता है? फिर ये अणु दो प्रकार से कैसे बनते हैं? अरे एक तो तत्व बनेगा, एक यौगिक बनेगा। कैसे में बनेगा? अरे जब एक ही प्रकार के परमाणु जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के तत्व बनता है। और जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिलते हैं, अधिक प्रकार के परमाणु मिलते हैं,
तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। यानी तत्व यौगिक की परिभाषा भी हमें मिल गई कि सर तत्व क्या होता है कि जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, तत्व बनता है। और जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं, सर कैसे, अरे एग्जांपल की बात करूं, अरे मैं पहले तत्व की एग्जांपल की बात करूंगा, उसके बाद में मैं किसकी करूंगा, यौगिक की बात करूंगा। अरे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2, अरे ये सहसंयोजक बॉन्ड बनता है, इनके बीच में कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध बनता है। ये पढ़ाएंगे आपको क्या होता है सहसंयोजक बंध, इसके बारे में। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, जब दो ऑक्सीजन परमाणु मिलेंगे और एक क्या बनाएंगे, O2 अणु, दो हाइड्रोजन मिलेंगे क्या बनाएंगे, एक H2 अणु। ये सब तत्व है, ये सब क्या है, अरे तत्व है। कैसे, अरे ये तत्व इसलिए है क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब बात करें अपने यौगिकों की कि यौगिक क्या होते हैं फिर, अरे हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन H2O, अरे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, अरे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन NH3, अमोनिया। ये सब क्या है, अरे सर ये सब तो यौगिक है। यानी कि अणु क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। तो बात करें वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो तत्व बनेगा, एक यौगिक बनेगा। अरे सर तत्व कब बनेगा, यौगिक कब बनेगा, जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो तत्व बनता है। जब दो अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। अब बात करें अपने तत्व की, अरे जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, Cl2, क्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब तत्व है। और बात करें अपने क्या, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब क्या है, ये सब अपने यौगिक है। यौगिक मिलकर के क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। अरे इसके बाद में पढ़ेंगे अपने क्या, मिश्रण। जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। ठीक है सर, समझ गए। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं परमाणु की संरचना की, कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। परमाणु की संरचना में कौन कौन से मॉडल, सबसे पहले आया था थॉमसन, जे थॉमसन जी। थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद में रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल आया था। उसके बाद में नील्स बोर आए थे और नील्स बोर ने सारी भ्रांति दूर कर दी थी। और नील्स बोर ने अपने परमाणु की संरचना के बारे में बता दिया था कि कैसा होता है परमाणु, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कैसे प्रोटॉन रहते हैं, कैसे न्यूट्रॉन रहते हैं। तो पढ़ते हैं हम उसके बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, कैसा दिखता है परमाणु, कैसा उसका हुलिया होता है। देखिए बात करते हैं अपने सबसे पहले किसके बारे में, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। कि क्या कहा था थॉमसन ने कि परमाणु मॉडल सर पढ़ किस लिए रहे हैं, अरे परमाणु की संरचना जानने के लिए कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, वो दिखता कैसा है, हैंडसम है कि नहीं है, अरे गंदा दिखता है अच्छा दिखता है। तो देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था वो थॉमसन ने दिया था। और थॉमसन ने क्या क्या कहा था कि थॉमसन ने ये कहा था, इसको दूसरा नाम भी दिया था इस मॉडल को, पहले तो वो पढ़ लेते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग और मॉडल, इसको क्या है दूसरा नाम दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा था। या फिर क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने ये बोला था थॉमसन, जे थॉमसन। और क्या किया था सर जे थॉमसन ने, अरे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अरे इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी, जे थॉमसन। पूरा नाम क्या है इनका, जे थॉमसन। इनका पूरा नाम क्या है, जे थॉमसन, जे थॉमसन पूरा नाम इनका जे थॉमसन है। 1906 में, अरे इस थॉमसन भैया को क्या हुआ, 1906 में, 1906 में क्या मिला, अरे नोबेल पुरस्कार मिला रे, अरे नोबेल मिला इसको। नोबेल क्या होता है, अरे सर नोबेल, अरे साइंस की कोई अच्छी खोज कर दे, कोई ऐसी महत्वपूर्ण खोज कर दे जो किसी ने नहीं की हो, उस खोज के ऊपर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सर्वोच्च पुरस्कार है ये साइंस में। साइंस में अगर कोई खोज करता है तो उसका सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है। 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया, क्यों दिया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज। अरे इलेक्ट्रॉन की खोज की वजह से, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा था तो इनको 1906 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। जे थॉमसन इनका पूरा नाम है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था। अरे है क्या प्लम पुडिंग मॉडल, अरे इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु,
वो परमाणु क्या है कि जैसे तरबूज होता है ना अपना, उसी प्रकार से परमाणु भी एक धनावेशित गोला होता है। अरे तरबूज तो देखा होगा आपने, वाटरमेलन किसने नहीं खाया, कितना अच्छा होता है, कितना सेहत के लिए बढ़िया होता है और कितना शानदार एक फ्रूट है। तो इन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है। क्या है परमाणु? धनावेशित गोला। इन्होंने माना कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और उस धनावेशित गोला कैसा? तरबूज के जैसा। जिस प्रकार से तरबूज में जो तरबूज की अपने अंदर की जो गिरी होती है, उस गिरी में जिस प्रकार से बीज धसे रहते हैं, उस प्रकार से धनावेशित गोला एक परमाणु है। और उस धनावेशित गोले में अरे ये बीज, ये मैंने एक तरबूज को काट रखा है और तरबूज में जिस प्रकार से ये ब्लैक कलर के बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार से एक धनावेशित गोला परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी धसे रहते हैं। ये मॉडल किसका था? जे टॉमसन का परमाणु मॉडल था। जे टॉमसन ने बताया कि परमाणु एक तरबूज की तरह धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसमें जिस प्रकार से तरबूज में बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार से ये इसमें धसे रहते हैं। लेकिन नहीं, नकार दिया गया इस बात को कि ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो फिर कैसा होता है? अरे होता है, बताएंगे। कौन बताएगा? अरे रदरफोर्ड। कौन बताएगा? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अरे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या किया था रदरफोर्ड भैया ने? अरे अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल भी बोलते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्या बोलते हैं? अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल भी कहा जाता है। अरे अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल, अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल का मतलब क्या है? अरे इन्होंने अल्फा कण का यूज करके परमाणु के बारे में अध्ययन किया। और इन्होंने क्या किया था? अरे रदरफोर्ड भैया की एक और बात बता देता हूं, इनका पूरा नाम ई रदरफोर्ड है और इन्होंने 1908 में इनको क्या दिया था? अरे नोबेल दिया था रे, नोबेल पुरस्कार। अरे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अरे क्यों नवाजा सर? अरे रदरफोर्ड ही तो थे जिन्होंने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की, नाभिक की। अरे प्रोटॉन और नाभिक की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। इसीलिए उनको 1908 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और ये जो अपने रदरफोर्ड थे, ये भी मैनचेस्टर के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। अब बात करते हैं अपने कि रदरफोर्ड ने सर कैसे किया अल्फा कण प्रकीर्णन। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? हीलियम के जो कण होते हैं उन कणों का प्रयोग किया और एक सोने की पतली पन्नी, सर पतली कितनी पतली? अरे इतनी पतली कि 1000 परमाणु जितने मोटाई के होते हैं उतनी मोटाई की। और सर 1000 परमाणु, 1000 परमाणु यानी इतनी बड़ी हो जाएगी या सर इससे भी बड़ी? अरे नहीं, परमाणु का आकार कितना सा होता है? अरे आंखों से भी नहीं देख सकते। यानी कि इतनी मोटी, मान लो 1000 परमाणु अगर मिलके कोई मोटी की अगर चीज बनाएंगे तो ऐसे मान लो कि एक कागज की परत, एक कागज की जो पतला पन्नी है, उस पन्नी की जितनी मोटाई होती है उतनी मोटाई की उन्होंने क्या ली? एक सोने की पन्नी ली और उस सोने की पन्नी पे अल्फा कण क्या किए? बौछार किए। अरे सर कैसे किए? चलो देखिए, एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये क्या लगा दी? सोने की पन्नी। और ये अपना क्या था? डार्क रूम था। और ये पीछे यहाँ पे इस वाली स्लिट के ऊपर इन्होंने अल्फा कणों को क्या कर दिया था? अल्फा कणों के चित्र नोट कर दिए थे। और यहाँ से एक स्रोत लगाया उन्होंने, यहाँ पे एक स्रोत लगाया, अल्फा कण स्रोत। ये क्या है? अल्फा कण स्रोत है, अल्फा कण स्रोत। यहां से इन्होंने क्या किया? हीलियम के अल्फा कण की बौछार की और हीलियम के अल्फा कणों की बौछार की और उन्होंने पाया कि हीलियम के अल्फा कण सोने की पन्नी को अरे पार कर जाते हैं, सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं, सोने की पन्नी को बिल्कुल एकदम पार कर जाते हैं। लेकिन हुआ क्या? इन्होंने ये देखा कि सोने की पन्नी को हीलियम कण पार कर रहे हैं, लेकिन कुछ कण क्या हुए? अरे कुछ कण यहाँ गए लेकिन थोड़ा विक्षेपित हो गए। अरे यहाँ पे मिलना चाहिए था लेकिन ये विक्षेपित हो गया, ये यहाँ से विक्षेपित हो गया। अरे कुछ कण क्या हुए? अपना रास्ता बदल दिए, सोने की पन्नी में से निकल रहे हैं लेकिन जाना इस दिशा में चाहिए था, चले गए इस दिशा में, या जाना इस दिशा में चाहिए था, चले गए उस दिशा में। यानी कि उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। और कोई 12,000 में से एक कण, अरे 12,000 में से एक कण विक्षेपित हो गया। कितना? 180 डिग्री, यानी गया और वापिस आ गया। सोने की पन्नी पर कण टकराया और उसी दिशा में 180 डिग्री एंगल पे वापस आ गया। कितने कण आए? अरे कोई 12,000 कणों में से एक कण, अरे 12,000 कणों में से कोई एक कण वापस आ गया।
तो फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भैया जो जे थॉमसन जी बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसका लगभग भाग खाली होता है, परमाणु का लगभग भाग ही खाली होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है और वहां पे एक धनावेश पाया जाता है, प्रबल धनावेश, यानी कि पूरा का पूरा धनावेश जो परमाणु का है वो एक उनके केंद्र में होता है, उसको उन्होंने नाभिक नाम दिया। और जो धनावेशित कण था उसको उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कण प्रोटॉन पाया जाता है और वो प्रोटॉन कहां पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है और वो परमाणु के केंद्र में होता है, जहां पर उसका पूरा का पूरा धनावेशित क्या रहता है, केंद्रित रहता है, स्टोर रहता है। तो क्या हुआ कैसे, अरे अल्फा कण पे नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज था, धनावेश था, अल्फा कण पे धनावेश था और धनावेशित कण जैसे ही जा रहे थे सोने की पन्नी को पार करते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये धनावेश के चीज में आया, अरे पॉजिटिव के पास आया, पॉजिटिव के पास आया तो सर पॉजिटिव को तो दूर फेंकता है, तो जैसे ही दूर फेंका तो कुछ कण तो यहां से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, लेकिन बाकी एक कण 12,000 में से एक कण वापिस आ गया और 12,000 में से जो एक कण वापिस आया उसी के ऊपर रदरफोर्ड ने बताया कि कुछ ऐसा है कि परमाणु बाकी तो खाली रहता है लेकिन इसके केंद्र में इसका सारा का सारा द्रव्यमान संरक्षित रहता है और केंद्र में इसके नाभिक पाया जाता है और उस नाभिक में एक धनावेशित कण है जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, प्रोटॉन दिया। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, चलो इसके निष्कर्ष पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे। उसके रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड मॉडल हमने समझ लिया था, तो रदरफोर्ड मॉडल की सबसे मुख्य बातें लिख लेते हैं। पहली थी कि सोने की पन्नी का यूज किया था और वो सोने की पन्नी की मोटाई कितनी थी, कागज की एक पन्नी के समान थी लगभग, और 1000 परमाणुओं को अगर एक साथ एक के ऊपर एक 1000 परमाणु लगाए और जितनी मोटाई उनकी होती है उतनी मोटाई की क्या ली, सोने की पन्नी। दूसरा क्या यूज किया, अरे अल्फा कण में कौन से कण यूज किए, हीलियम कण। अल्फा कण के रूप में कौन से यूज लिए, हीलियम कण लिए। इन हीलियम कण का द्रव्यमान कितना होता है, अरे हीलियम कण का द्रव्यमान, सर द्रव्यमान तो हीलियम का कितना होता है, 4U। यू क्या है, द्रव्यमान की इकाई है, तो 4U, यानी कि द्रव्यमान कितना था हीलियम कण का, 4U था। उसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने कागज की पन्नी, सोने की पन्नी यूज में ली और अल्फा कण यूज में लिया और सोने की पन्नी पे क्या डाले थे, अल्फा कण डाले थे। तो सर प्रयोगों से क्या निकला, अरे प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकला, अरे सर प्रयोग क्या बताए, तो प्रयोगों से क्या हुआ कि कण सोने की पन्नी को पार कर गए, सोने की पन्नी को कण लगभग पार कर गए। कुछ कण विक्षेपित हो गए, अरे कुछ कण क्या हुए, विक्षेपित हो गए। कितने हुए सर, अरे बहुत कम कण विक्षेपित हो गए। ठीक है सर, उसके बारे में आज के बाद बताइए। 12,000 में से एक कण, मैं पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा, 12,000 में से एक कण वापिस आ गया। अरे 12,000 में से एक कण वापिस आ गया, अरे 12,000 कण डाले ना, उनमें से एक कण सोने की पन्नी को टकराया और वापस उसी दिशा में आ गया। तो फिर उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया, रदरफोर्ड के निष्कर्ष क्या थे, अरे रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला, रदरफोर्ड के निष्कर्ष क्या थे, तो रदरफोर्ड के निष्कर्ष क्या थे, अरे रदरफोर्ड भैया ने बता दिया क्या, कि परमाणु में नाभिक पाया जाता है जो कि केंद्र में स्थित होता है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। और उन्होंने क्या बताया कि इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं और इन प्रोटॉन को के ऊपर आवेश कौन सा होता है, धनावेशित प्रोटॉन। अरे धनावेशित प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं, नाभिक में। और क्या बताया, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार पथ में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ
वर्तुलाकार वर्तुलाकार पथ में गमन करते हैं। अरे गमन करते हैं कौन से पथ में? वर्तुलाकार पथ में। किसके चारों तरफ? नाभिक के चारों तरफ वर्तुलाकार पथ में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला था, लेकिन इसमें भी कमियां रह गई। अरे इसमें भी क्या रह गई? कमियां। अरे क्या कमी रह गई सर? कमी ये रह गई कि इन्होंने ये तो बता दिया कि जैसे ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सर चक्कर लगाएंगे वर्तुलाकार पथ में, तो क्या इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी नहीं होगी क्या? अरे पर एनर्जी है वो विकिरण के रूप में उत्सर्जित होगी। और सर ये वर्तुलाकार पथ में कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे। अरे नाभिक से टकरा गए। अरे सर नाभिक से जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराए तो परमाणु स्थायी नहीं रहा ना, जबकि हम तो जानते हैं परमाणु स्थायी होते हैं। अरे सर परमाणु का स्थायी तो खराब कर दिया ना। अरे परमाणु स्थायी नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टकरा जाएंगे नाभिक से। अरे वर्तुलाकार पथ में चक्कर लगाएंगे तो उनकी एनर्जी में लॉस होगा, और एनर्जी में लॉस होगा तो ये इससे टकरा जाएंगे। इसके बारे में रदरफोर्ड भैया नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड भैया की कमी रह गई थी। तो फिर कमी किसने पूरी की? कमी पूरी की नील्स बोर ने। नील्स बोर ने क्या बताया? तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं इसके बाद कि नील्स बोर आए और नील्स बोर ने क्या बताया कि परमाणु के जो नाभिक है उस नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उन कक्षाओं को कोई नाम भी दिया था। तो वो क्या था? वो पढ़ते हैं अपने नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो बात करते हैं अपने बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले नील्स बोर को 1922 में नोबेल मिला था। अरे किस लिए मिला था? नोबेल मिला था परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करने के लिए, परमाणु की संरचना बताने के लिए। परमाणु की संरचना बताने के लिए नील्स बोर को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। साइंस के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो क्या होता है? नोबेल पुरस्कार होता है। वो 1922 में मिला था। नील्स बोर का जन्म है वो 1885 में जन्म हुआ था। 1885 में नील्स बोर का जन्म हुआ था। और क्या बताया था नील्स बोर ने? अरे नील्स बोर ने दो बातें बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समाप्त नहीं होती या ऊर्जा में कमी नहीं आती, यानी कि ये नाभिक से नहीं टकराएंगे। वो कैसे होगी? चलो देखते हैं। उन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया कि ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती है, और इन कक्षाओं में क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षाओं को उन्होंने नाम भी दिया था, जैसे कि इन्होंने ऐसे नाम दिया था। पहली कक्षा को के, एल, एम और एन, दूसरी कक्षा को एल नाम दे दिया, तीसरी को एम और चौथी को एन। के, एल, एम और एन ये नाम दे दिए किसको? इन कक्षाओं को। और इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। और इन कोषों में क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इन कक्षाओं में क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और उन्होंने ये भी बता दिया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1, 2, 3 या 4, यानी प्रथम कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। ये परमाणु का क्या है? ये नाभिक है। ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन। लेकिन यहां तक अपने को सिर्फ प्रोटॉन का ध्यान था। न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी, जेम्स चैडविक ने की थी। जब तक नहीं पता था बोर को कि न्यूट्रॉन भी कोई चीज होती है, तब उन्होंने ये बताया कि ये परमाणु का नाभिक है और ये नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। और प्रोटॉन ये नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में भी कमी नहीं होती है। वो इन कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाए जाते हैं। और इन कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की क्या कहा जाता है? विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। और इनको एक नाम भी दे दिया के, एल, एम और एन, जहां पे 1, 2, 3 और 4 क्या है? एन का मान है। किसके एन का मान है? अरे इलेक्ट्रॉन भरने का एक सूत्र दे दिया। कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन
2n² होता है। अरे किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। अरे सर ये 2n² ठीक है, लेकिन ये n क्या है? ये n, ये k, l और m और n के लिए जो 1 2 3 4 ले रखा है, ये कक्षाओं का अनुमान है। यानी कि प्रथम कक्षा की बात करूं, अरे प्रथम कक्षा की बात करूं, k कक्षा की बात करूं तो 2 गुणा 1 की स्क्वायर, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। l की बात करूं तो 2 गुणा 2 की स्क्वायर, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। m की बात करूं तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 16 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और अगर n की बात करूं तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कुछ इस प्रकार से रहता है कि कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अरे कितने ही ठूस दो, कितने ही इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में ठूस दो, ऐसा नहीं होता। इनमें निश्चित होता है कि प्रथम कक्षा में जो नाभिक के बिल्कुल पास वाली है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे आगे वाली में 8, फिर 16 और फिर 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। किसमें? कक्षाओं में। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं किसी भी कक्षा में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। इससे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2n² वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। ठीक है, परमाणु की संरचना की बात हो गई, कक्षाओं की बात हो गई, निश्चित ऊर्जा होती है किनकी? इन कक्षाओं की, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये अपने नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। अब बात करते हैं इससे आगे कि सर परमाणु मॉडल के बारे में बात कर ली, परमाणु की यहां तक अपने ने पढ़ लिया, परमाणु के चारों मॉडल पढ़ लिए, तो अब परमाणु संरचना बता दो। अरे परमाणु की संरचना यहाँ पे अपने पास आ गई कि परमाणु क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, और परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है, और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है सर, अब आपने तो ये बता दिया कि नाभिक में प्रोटॉन होता है, और हमने तो सुना है कि न्यूट्रॉन भी कोई चीज होती है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन के ऊपर अब आते हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? अरे सर न्यूट्रॉन तो उदासीन कण होता है। उदासीन कण होता है जिसपे कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज की बात करूं, अरे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु की खोज की बात करूं तो डाल्टन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और ये एक उदासीन कण होता है, और ये प्रोटॉन के साथ ही इसमें ये नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के साथ ही नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करूं, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान होता है 1.67 into 10⁻⁻27 केजी, किलोग्राम। यानी परमाणु के प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा। और अगर बात करें अब अपने परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या पर, अरे न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद में बात आती है परमाणु की संख्या पर और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या पर। किसी भी परमाणु की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। उसके ऊपर अगर अपने बात करें तो परमाणु क्रमांक को किससे डिफाइन करेंगे? अपने उस पे ध्यान देते हैं। ये अपने परमाणु के मॉडल थे, 3 मॉडल थे। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा मॉडल? जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज वाला। उसके बाद में अल्फा किन प्रकीर्णन, सोने की पन्नी वाला, और बोर का परमाणु मॉडल। और नील्स बोर ने हमें परमाणु की संरचना बता दी थी कि नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार का कोई क्या होता है? एक परमाणु होता है। और उसके बाद में आप बात करते हैं अपने किसकी? परमाणु संख्या की और द्रव्यमान संख्या की, कि क्या होती है परमाणु संख्या, क्या होती है द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी परमाणु का जो क्रमांक होता है वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब अपने बात करें सबसे पहले परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक भी इसको बोल देते हैं। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। अरे सर कैसे कहलाती है? कार्बन में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे तो कार्बन की परमाणु संख्या भी तो 6 ही होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक भी तो क्या होता है? 6 होता है। अरे सर झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो। अपने बात करें किसके लिए? नियोन के लिए। सर नियोन में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे तो इसका एटॉमिक नंबर भी तो 10 होता है।
किसी भी परमाणु संख्या की बात करूं, किसी भी परमाणु के परमाणु संख्या की, तो परमाणु संख्या क्या होती है कि परमाणु संख्या वही होती है कि किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु की संख्या कहते हैं। तो सर फिर द्रव्यमान संख्या क्या है? अरे सर द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें, द्रव्यमान संख्या क्या है? अरे तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। अरे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का टोटल कर दो, जितने प्रोटॉन और उतने न्यूट्रॉन है उसके हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो। जैसे कि बात करूं हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ऑक्सीजन की बात करें, अरे ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 होती है, क्योंकि इसमें 8 ही तो प्रोटॉन होते हैं और 8 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो समथिंग 14 होती है। क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के लिए 17 दूनी 34 35 होता है। अरे सर ये फिर 35 कैसे हो गया? क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या का फर्क आ जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है P और M, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु में। इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल दो चाहे प्रोटॉन की संख्या बोल दो, प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या से तो हाँ प्रोटॉन की संख्या बोलोगे इसको, 6 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कम ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आयन भी तो बनते हैं, आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। तो प्रोटॉन की संख्या, जितने प्रोटॉन उतनी उसकी परमाणु संख्या, और जितने उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग वो उसकी क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसी सिद्धांत पे बेस एक चीज और बता सकता हूं मैं आपको, वो क्या है? समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक वो क्या होते हैं सर? समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं? अरे समस्थानिक और समभारिक, समस्थानिक की बात करते हैं पहले। वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसा भी हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अरे 1s1 एग्जांपल ले लेता हूं, 1h1 1h2, अरे ये प्रोटियम और ड्यूटेरियम, प्रोटेयम और ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। अरे कार्बन की बात करूं 3 समस्थानिक, सर कौन कौन से? 6c12, 6c13 और 6c14, ये 3 कार्बन के समस्थानिक पाए जाते हैं। इनमें इनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अरे वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एकदम समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। सर समस्थानिक का यूज कहां होता है? अरे बहुत ज्यादा यूज होता है यूरेनियम का प्रयोग, परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग, ये एग्जांपल है और ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कंपटीशन क्लासेस में कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग। अरे उपयोग की बात करूं तो उपयोग होता है परमाणु भट्टी में। परमाणु भट्टी में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? यूरेनियम के। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कहां होता है? कैंसर के उपचार में। अरे कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में किसका उपयोग होता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का। ठीक है सर, और बताइए। अरे आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग कहां होता है? आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है घेंगा रोग के उपचार में। अरे घेंगा रोग के उपचार में, घेंगा के उपचार में किसका उपयोग? अरे आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में। ठीक है सर, आप तो संभारिक बताइए। अरे चलते हैं संभारिक पे कि क्या होता है संभारिक, और फिर कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। ये अपने 9th क्लास का 2 चैप्टर आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो कौन सा? परमाणु और दूसरा परमाणु और अणु, और दूसरा परमाणु की संरचना। अब बात करते हैं समभारिक की। तो समभारिक क्या होता है कि वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। अरे ऐसा भी पॉसिबल है? अरे बिल्कुल होता है। कैसे? अरे कैल्शियम और आर्गन की बात करूं तो दोनों की परमाणु संख्या 20 और 18, जबकि दोनों का द्रव्यमान 40 होता है। कैल्शियम और आर्गन की बात करूं तो कैल्शियम का द्रव्यमान भी 40 होता है, आर्गन का द्रव्यमान भी 40 होता है, लेकिन इनकी परमाणु संख्या क्या होती है? 18 और 20 होती है। तो ये अपना समस्थानिक और समभारिक हो गया। हाँ, तो समस्थानिक और समभारिक अपने ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, वो कंप्लीट कर देते हैं, फिर ये अपना चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, परमाणु की संरचना। वो छोटा सा टॉपिक क्या है? संयोजकता। वो क्या है? संयोजकता। अरे बहुत बार पढ़ा होगा कि संयोजकता +1, संयोजकता -1 होती क्या है बेसिकली संयोजकता, तो उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। संयोजकता
संयोजकता पढ़ लेते हैं। क्या होता है संयोजकता? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता कहलाती है। कैसे? अरे समझा ही देता हूं मैं आपको डायरेक्ट। कार्बन परमाणु की बात करूं मैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 6 होता है। इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। और जो 6 इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, 2 एग्जांपल करके अपने पता चल जाएगा। हाइड्रोजन की पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे एक बात देखना, एक बात को गौर रखना, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, नोट कर लेना इस बात को, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो, क्योंकि इसमें 1 और 2 की बात आ जाती है, पहली कक्षा की बात आती है, दूसरी कक्षा की बात ही नहीं आती। बाकी जितने भी होते हैं उनके बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर दिए जाए तो उनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। अष्टक पूर्ण हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा कब? जब बाह्यतम में कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हर एक परमाणु यही चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अष्टक पूर्ण हो जाता है तो वो असक्रिय हो जाता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसे कि अपनी आवर्त सारणी का ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, ये सब जो गैसें हैं इनको हम अक्रिय गैस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सभी यही चाहेंगे कि क्यों ना हम भी सफाई हो जाए और 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो फिर सर संयोजकता क्या है? अरे यही तो बताते हैं संयोजकता की बात। अरे कार्बन की संयोजकता की मैं बात करता हूं, पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक बाह्यतम कोश में। और कितने चाहिए? अरे सर 2 चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इनकी कक्षा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 2 भर के इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अरे सर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे यानी इसकी संयोजकता है +1 -1। क्यों? क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो फिर ये सफाई हो जाएगा। ये होती है संयोजकता कि अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है उस परमाणु की। कार्बन के लिए बात करूं, अरे सर कार्बन के लिए भी +4 -4। अरे माइनस प्लस का लोचा क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन जब दान कर रहा है तो प्लस होगी, और इलेक्ट्रॉन जब उसको चाहिए तो माइनस होगी। सर कोई एग्जाम्पल और ले लो, सॉरी एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन का जो बाह्यतम 17 नंबर पे आता है क्लोरीन, तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे? अरे 2 इलेक्ट्रॉन और सर 8 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने चाहिए? अरे सर क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। क्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाएगी? अरे सर -1 कैसे? अरे -1 इसलिए क्योंकि इसको जरूरत है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अरे सर जरूरत क्यों है? 7 डोनेट कर दे अपने। अरे एक बात बताओ, 7 डोनेट करना आसान है या 1 मांगना? अरे आपके पास 8,000 रुपए चाहिए, आपको एक बढ़िया सा पैंट कोट सिलवाना है सर, 8,000 रुपए की जरूरत है, 7,000 आपके पास है। आपके पास 2 शर्तें हैं, या तो किसी से 1,000 उधार ले लो, 1,000 उधार ले लो और 8,000 का पैंट कोट बनवा लो, या फिर आप मन मार के रह जाओ और ये 7,000 किसी अपने भाई बहन को दे दो कि छोड़ यार मैं तो नहीं ले रहा, लिए ले पकड़ 7,000 रुपए और तू ले ले काम में।
अरे ऐसा हो सकता है क्या कभी कि अपने 7,000 अपने भाई बहन को दे दे कि जा मौज मस्ती कर, सिर्फ किसके चक्कर में, 1,000 के चक्कर में। अरे अपने ही बोल देंगे ना घर वालों को, अरे पापा प्लीज 1,000 दे दो, 7,000 मेरे पास है, मैं पैंट कोट बनवा लेता हूँ। अरे वही बात यहाँ पे है। अरे 7 इलेक्ट्रॉन अपने दान करना आसान थोड़ी है, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लेगा ना। अरे ये हाइड्रोजन बैठा ही रहता है 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये हाइड्रोजन से मांग लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और संयोजकता होती है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन की बात करूं तो -1, कैसे, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और अपने हाइड्रोजन की बात करें तो +1 और -1 दोनों हो सकती है। तो सर फिर आप ऑक्सीजन का बता दो। अरे ऑक्सीजन परमाणु की बात करूं तो सर पहले को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6, सर इसको तो 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अरे नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन देने नहीं पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। संयोजकता कितनी, -2। अरे सर आप तो माइनस ही माइनस वाला एग्जाम्पल करवा रहे हो, कोई प्लस वाला करवाओ। अरे प्लस वाला करवा देते हैं, इसमें कौन सा मुश्किल है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अरे बोरोन की बात कर लो। सर बोरोन 5 नंबर, परमाणु क्रमांक 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरी कक्षा में सर 3। अरे एक बात बताओ, 8 करने के लिए कितने चाहिए, 5 चाहिए। अरे 5 अरे 5 मांगना आसान है या 3 उधार लेना, 3 देना आसान है या 5 मांगना। अरे 3 ही दे दे, क्यों किसी का उधार लेना। तो ये 3 दान कर देगा, इसकी संयोजकता +3 होती है। ये होती है किसी भी परमाणु की संयोजकता, और इसी के साथ अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है चैप्टर। कौन सा, परमाणु, अणु व परमाणु की संरचना। अब परमाणु और परमाणु की संरचना के बारे में अपने ने अध्ययन कर लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज ही हमने जनरल साइंस स्टार्ट की है, धीरे धीरे इस कारवा को आगे बढ़ाते जाएंगे। कल एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे इसी वक्त। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।